So now in this lesson we will discuss the Einstein field equations. ठीक है, the well known Einstein field equations, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं और क्या बताती हैं. To take into account space-time curvature, tensor calculus was necessary in Einstein's general relativity. ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने वेल नोन टेंसर्स भी डिस्कस किए जो जनरल रिलेटिविटी में यूज होते हैं. ठीक है, वो जो रिमानियन टेंसर है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स और रिमानियन कर्वेचर, एंड देन आपने रिची टेंसर पढ़ा, रिची स्केलर, देन आइंस्टाइन टेंसर, एनर्जी मोमेंटम टेंसर. ये सारे टर्म्स जो हैं, ये सारे टेंसर्स आपके पास जनरल रिलेटिविटी में यूज होते हैं. और वो जो जनरल रिलेटिविटी की फील्ड इक्वेशंस हैं वो ये हैं: जी म्यू न्यू इज इक्वल टू 8 पाई टी म्यू न्यू. अब ये दोनों टेंसर्स आप पढ़ चुके हैं. जी म्यू न्यू इज द आइंस्टाइन टेंसर एंड टी म्यू न्यू इज द एनर्जी मोमेंटम टेंसर. ये आप कोवेरिएंट फॉर्म में भी इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं, कंट्रावेरिएंट फॉर्म में भी, मिक्स्ड फॉर्म में भी. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस हैं. और या यहाँ देखिए कर्वेचर और मैटर जो है वो आपस में रिलेट कर रहा है. सो मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व एंड कर्व्ड स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव. मीन्स कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो रिलेट कर रही हैं या आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है. सो कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव. ठीक है, जिस तरह से आपके पास अगर कर्वेचर ज्यादा है तो वो मैटर के मूवमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है, इसी तरह से जो मैटर है वो कर्वेचर को इफेक्ट कर रही है. तो दोनों चीजें आपस में रिलेट कर रही है. So now we will discuss some considerations behind these field equations. ठीक है, Einstein's formulation of the field equations. Einstein did not derive the field equation, that is, the law of gravitation, but formulated it from a number of considerations which we will discuss here. ठीक है, वो considerations हम discuss करेंगे जो इन field equations की जो इन field equations को derive करने के लिए आइंस्टाइन ने यूज की थी. The first one is the field equations must be a tensor equation. field equation क्या होनी चाहिए? tensor equation होनी चाहिए. और tensor equation भी आपने पढ़ा है कि tensor equation क्या होती है, वो invariant होती है अंडर ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली assumption ये है, कंसिडरेशन ये है कि फील्ड इक्वेशंस को टेंसर फॉर्म में होना चाहिए. सेकेंडली, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन द न्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स कि जो नई आप थ्योरी आइंस्टाइन की आ रही है उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट यील्ड एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस. ठीक है, वो रिड्यूस हो हमारे पास जो न्यूटोनियन थ्योरी में उसके कोरिस्पॉन्डिंग पॉइसन लॉ है उसमें. ठीक है, so the field equations must not contain higher derivatives of g mu nu than second order derivatives. क्योंकि ये जो आपके पास पॉइसन लॉ है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 4 पाई जी रो. ठीक है, ये इसमें आपके पास सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं. डेल स्क्वायर है ना, लैप्लासियन ऑपरेटर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं. तो सेकंड assumption ये है, सेकंडली अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस जो हमारा न्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो हमने नई फील्ड इक्वेशंस डिफाइन करनी है जनरल रिलेटिविटी में, वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वो रिड्यूस हो इस फॉर्म में. सो इसलिए वहां पर हमारे पास मीट्रिक टेंसर आता है, तो मीट्रिक टेंसर के भी सेकंड ऑर्डर से ज्यादा डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व नहीं हम कर सकते. और इसके साथ ही एक assumption और आएगी, सो दैट द 10 मीट्रिक फंक्शंस जी म्यू न्यू ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी. जी म्यू न्यू जो टेंसर है, 4 डायमेंशन में कितने उसके कंपोनेंट्स बनते हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स. सिमेट्रिक टेंसर है, 10 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बनते हैं. ठीक है, वो जो 10 मीट्रिक फंक्शंस हैं आइंस्टाइन थ्योरी के, वो क्या हो, दे कोरिस्पॉन्ड टू अ सिंगल फंक्शन साई ऑफ न्यूटन थ्योरी. ठीक है, वो इस तरह से न्यूटन थ्योरी में जो कोरिस्पॉन्डिंगली फंक्शन है साई, उसको कोरिस्पॉन्ड करेंगे. thirdly, the right hand side of Poisson law should be related to T mu nu. ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि फील्ड इक्वेशंस को टेंसर फॉर्म में होना चाहिए. देन वो जो आपके पास मीट्रिक फंक्शन है उनको रिलेट करना चाहिए पॉइजन लॉ में जो फंक्शन यूज हो रहा है. ठीक है, साई उसके साथ न्यूटन्स थ्योरी में. तो आपके पास जो मीट्रिक फंक्शन है उसके हमने कहा कि सेकंड ऑर्डर से ज्यादा डेरिवेटिव्स ही इन्वॉल्व हो सकते. एंड थर्डली हम कह रहे हैं कि राइट साइड पे जो पॉइजन लॉ में टर्म आ रही है 4 पाई जी रो, ये को रिस्पॉन्ड करे जो आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर है उससे. ठीक है, सो thirdly the right hand side of Poisson law should be related to T mu nu obeying the conservation law this. तो यहाँ से आपके पास एक कंजर्वेशन लॉ होता है कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर को भी कंजर्वेशन लॉ जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, सो दैट टी अल्फा बीटा सेमीकोलन बीटा इज इक्वल टू 0 इन कर्व्ड स्पेस टाइम एंड इन फ्लैट स्पेस टाइम पार्शियल टी अल्फा बीटा में पार्शियल एक्स बीटा इज इक्वल टू 0. ये तीन assumptions हो गई. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज जब ये वाली assumption होगी, जब इसको फील्ड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंगली जो आइंस्टाइन टेंसर है उसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपके पास जीरो होगा. ठीक है,
तो ये assumptions है बिहाइंड द डेरिवेशन ऑफ आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस के इनको टेंसर फॉर्म में होना चाहिए। जो आपके पास न्यूटन्स थ्योरी में ग्रेविटेशन लॉ है, पॉइजन लॉ, वो जो आपके पास नई फील्ड इक्वेशंस आ रही हैं वो कोरिस्पॉन्ड करें उनको, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ये assumptions हैं। So inspired by these considerations, Einstein write down the general relativistic for field equations which correspond to Poisson's equation और वो ये equations हैं r alpha beta minus 1 by 2 r g alpha beta and this is equals to minus kappa t alpha beta where kappa is equals to this। और ये जो टेंसर है इस साइड में इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके आपने पढ़ा ये आइंस्टाइन टेंसर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस कैपा टी अल्फा बीटा। तो ये आइंस्टाइन की बेसिकली फील्ड इक्वेशंस हैं जो जनरल रिलेटिविटी में। तो मैं जनरल रिलेटिविटी की ज़्यादा डिस्कशन नहीं करी। तो जनरल रिलेटिविटी में जब हम कुछ लिमिटेशंस अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशंस रिड्यूस हो जाती हैं न्यूटोनियन थ्योरी में, पॉइसन लॉ में, ठीक है। So next question is write down the field equations for the cosmological model ds square is equals to dt square minus a square t dx square plus dy square plus dz square, ठीक है। ये मीट्रिक आपको गिवन है, इसके लिए आपने फील्ड इक्वेशंस लिखनी है। इन केस ऑफ डस्ट फ्लूइड तो अब फील्ड इक्वेशंस निकालने के लिए तो आपको आइंस्टाइन टेंसर निकालना है। एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो है वो डस्ट फ्लूइड है, उसके कंपोनेंट्स तो इजीली आप निकाल लेंगे। इनको मूविंग फ्रेम, ठीक है, वो आप याद भी रख सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। बट आपको आइंस्टाइन टेंसर तो निकालना है। आइंस्टाइन टेंसर तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपको रिची टेंसर जो है उसके कंपोनेंट्स क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। r00 ये है, r11 ये है, और ये जो डॉट है ये डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो आपका मीट्रिक फंक्शन है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डॉट है a डॉट, दिस मीन्स dA/dt। तो ये आपको रिची टेंसर के कंपोनेंट्स गिवन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, रिची स्केलर फाइंड करना है पहले, क्योंकि आइंस्टाइन टेंसर के लिए आपको रिची स्केलर भी चाहिए। तो रिची स्केलर इस तरह से आएगा, आर आई जे जी आई जे, इसको वेरिएशन दें और यहाँ सारी वैल्यूज जब आप रिप्लेस करेंगे मीट्रिक के कंपोनेंट्स की, ठीक है, डायगोनल मीट्रिक है, इनवर्स मीट्रिक आप आराम से निकाल लेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग r00 r11 r22 r33 यहाँ रिप्लेस करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास रिची स्केलर जी आ जाएगा, ठीक है। ये आपने चेक कर लेना है। इसके बाद आप वन बाय वन सारे आइंस्टाइन टेंसर के कंपोनेंट्स निकाल लें, g00 g11 g22 g33, ठीक है। तो g11 g22 g33 ये सारे सेम आएंगे, तो आप बेशक एक ही लिख लें। उसके बाद आप एनर्जी मोमेंटम टेंसर लें डस्ट का, ठीक है, और को मूविंग फ्रेम है यू आई ये आएगा आपके पास, ठीक है। और जो डस्ट फ्लूइड का एनर्जी मोमेंटम टेंसर है उसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, ये 0 0 रो आ जाएगा और बाकी सारे कंपोनेंट्स 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से अब आपके पास सारे कंपोनेंट्स आ गए एनर्जी मोमेंटम टेंसर के भी, ठीक है। सिर्फ ये 0 0 ही नॉन जीरो आएगा, बाकी सारे 0 आ रहे हैं। तो अब और आपके पास आइंस्टाइन टेंसर के भी कंपोनेंट्स आ गए। अब आप फील्ड इक्वेशंस कंसीडर करें, जी म्यू न्यू इज इक्वल टू कैपा टी म्यू न्यू, ठीक है। इसमें अब आप जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जी 0 0 इज इक्वल टू कैपा टी 0 0 g00 आइंस्टाइन टेंसर यहाँ रिप्लेस करें, कैपा आपके पास एज इट इज आएगा, t00 आपके पास इस तरह से आ जाएगा, वो अगेन रो आएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट फील्ड इक्वेशन है। सिमिलरली सेकंड फील्ड इक्वेशन आएगी, g11 इज इक्वल टू कैपा t11, g11 आपके पास ये है, ठीक है। आपने फाइंड किया है कैपा एज इट इज एंड t11 इज 0 बिकॉज t11 इज 0। तो ये आपके पास दो फील्ड इक्वेशंस आई हैं फॉर दिस कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, ठीक है, फॉर इन को मूविंग फ्रेम। तो इस लेसन में आपने क्या पढ़ा, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस के बारे में, और आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस की डेरिवेशन के बिहाइंड जो कंसीडरेशंस हैं वो आपने देख ली। और उसके बाद आपने देखा कि आप किसी भी कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के लिए आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस किस तरह से निकाल सकते हैं।